आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का ये जो है डेमोग्राफी का चैप्टर चल रहा है, जननांकी का चैप्टर चल रहा है। कल मैंने डेमोग्राफिक डिवाइडेंट और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे क्या चुनौतियां हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये जानते इन पहलुओं पर चर्चा किया। अब आज जानते एक इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध, ये एक महत्वपूर्ण जानते हैं जो है पार्ट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध। अविनाश रंजन, उस पर मैं बात करूंगा। अब 2 दिन का और मौका दिया जाए, क्योंकि कल परसों तक हम लोग साइंस टेक खत्म कर लेंगे, मतलब कल तक खत्म कर लेंगे, या एक आध क्लास रह जाएगी तो परसों। और ज्योग्राफी भी जानते परसों नरसों तक खत्म कर लेंगे। आज शुरू करेंगे ज्योग्राफी। तो पहले साइंस टेक खत्म कर लें, फिर उस पर एक क्लास ले लेंगे जो 68 पीटी वाला है, और उस पर 2 और भी कुछ चीज़ें करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध क्या है। कई लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच नकारात्मक संबंध है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास हतोत्साहित होगा। और कई महान चिंतकों, विचारकों, और भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना था कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास में बाधा नहीं पड़ती, बल्कि आर्थिक विकास प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पर 2 सवाल बनता है। क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है? तो ये 2 पॉइंट बना लें। क्या जनसंख्या वृद्धि, ये क्वेश्चन भी सीधे इसी पॉइंट पर क्वेश्चन भी आता है। क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? और दूसरा, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक है? क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है? क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? हाँ, वो करेंगे, पुष्कर चिंता नहीं करना है, उसका अलग से किया जाएगा। क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है और क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है? तो देखिए, ये जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, इसके लिए जानते सबसे पहले पॉइंट देखा जाए कि क्यों कहा जाता है। देखिए, दोनों के अपने तर्क हैं। इसके पक्ष में भी तर्क, विपक्ष में, उसके पक्ष में और विपक्ष में, दोनों चीजें हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक
विकास में बाधक है। क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज population growth is an obstacle in economic development। क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? इज पॉपुलेशन ग्रोथ एन ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बहुत बहुत स्वागत है सबका। सलोनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक कैसे है? बाधक है या नहीं भी, बल्कि ये दोनों संदर्भ यहां से लिया जाए कि देखिए, ये पक्ष में तर्क की बाधक है, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क कि भाई बाधक कैसे है। हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट सम ड्रैग इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पक्ष में हम लोग तर्क देते हैं ये मान करके कि जनसंख्या वृद्धि बाधक है। तो पक्ष में तर्क, इसको भी जानते हैं, पॉइंट दे दीजिए ताकि आपको यहाँ पर ये, इसको स्मॉल ए कर दीजिए और इसको स्मॉल बी कर दीजिए। तो स्मॉल ए ये पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क नंबर 1, जनसंख्या बढ़ने से संसाधन कम हो जाते हैं। निश्चित रूप से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेस कम होने लगते हैं, लेसर रिसोर्स बचते हैं, तो आप सबकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पहला, जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की कमी हो जाती है, संसाधनों की कमी हो जाती है। तो जब संसाधनों की कमी हो जाएगी तो आवश्यक जरूरतों के लिए भी, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई के लिए, आवश्यक जरूरतों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चुनौती हो जाता है। आवश्यक जरूरतों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आवश्यक जरूरतों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अच्छा, जब आवश्यक जरूरत के लिए संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, मानव विकास हतोत्साहित हो जाएगा। फिर भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी की दशा, तो मानव विकास हतोत्साहित होता है, मानव विकास हतोत्साहित होता है। एक के बाद एक पॉइंट है। पहला, जनसंख्या संसाधन कमी, संसाधन कमी होने से आवश्यक जरूरतों के को नहीं पूरा कर पाएंगे, तो फिर मानव विकास हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित होता है, मानव विकास हतोत्साहित होता है। और जब मानव विकास हतोत्साहित होगा तो जीवन स्तर, आय स्तर, ये सब प्रभावित, तो जीवन स्तर प्रभावित होता है, जीवन स्तर प्रभावित होता है, जीवन स्तर प्रभावित होता है। अच्छा, इसके अलावा कई प्रकार की चुनौतियां बनी रहती हैं, जैसे भूखमरी, कुपोषण, जो आर्थिक चुनौतियों में 4 मुख्य चुनौती माना जाता है: हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
तो भूखमरी, कुपोषण, गरीबी एवं बेरोजगारी एवं बेरोजगारी की दशा बनती है। भूखमरी, कुपोषण, गरीबी एवं बेरोजगारी की दशा बनती है, बेरोजगारी की दशा बनती, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। वो तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्स की तुलना, लेकिन एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए क्योंकि ये दर्शाया जाता, वर्ल्ड बैंक बोलता प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखें कि जब व्यक्ति की तुलना में रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, संसाधन कम हो जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादकता घटती है, उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता कम हो जाती है। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र का उतना तेजी से विकास नहीं हो पाता है, जिसके नाते जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बढ़ती है। और कृषि जानते हैं सबके जीवन के लिए साधन और स्रोत नहीं हो सकती। जनसंख्या बढ़ने के साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जनसंख्या बढ़ने के साथ द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आदि का, या चतुर्थक, पंचक, आदि में लिख देता हूं, आदि का विकास उतना तेजी से नहीं हो पाता है कि नहीं, उतना विकास उतना तेजी से नहीं हो पाता, जिसके नाते कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती है, जिसके नाते कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती है, कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती है, जिसके नाते कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती है। और कृषि पर निर्भरता बढ़ेगी तो जानते हैं कृषि में के ऊपर दबाव बढ़ेगा, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ती है, इससे कृषि पर दबाव बढ़ता है, इससे कृषि पर दबाव बढ़ता है और प्रचंड बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। प्रचंड बेरोजगारी मैंने बताया था, छिपी हुई बेरोजगारी, और प्रचंड बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रचंड बेरोजगारी बढ़ता है, और प्रचंड बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
जनसंख्या बढ़ने के साथ द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आदि का विकास उतना तेजी से नहीं हो पाता, जिसके नाते कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती है। इससे कृषि पर दबाव बढ़ता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने से भूमि की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इससे जानते हैं पर्यावरण निम्नीकरण होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जैसे भूमि पर, जल पर, भूमि, जल, वायु, खनिज, वन आदि। इससे पर्यावरण निम्नीकरण होता है। इससे पर्यावरण निम्नीकरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन। इससे पर्यावरण निम्नीकरण होता है। इससे पर्यावरण निम्नीकरण होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी बात कर रहे हैं कि चतुर्थक और पंचक क्षेत्र क्या है। इससे पर्यावरण निम्नीकरण होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अच्छा, इसी से पर्यावरणीय प्रदूषण भी बढ़ता है, प्रकृति का क्षरण होता है। इससे पर्यावरण निम्नीकरण होता है। एक पॉइंट अलग से और भी लिख लिया जाए, इसी पॉइंट को और प्रमोट करते हुए। इससे प्रदूषण बढ़ता है और प्रकृति के क्षरण को बढ़ावा मिलता है। क्षरण होता है और प्रकृति के क्षरण को बढ़ावा मिलता है। मैंने पर्यावरण निम्नीकरण आपको पढ़ाया है, जो है पीछे नोट्स खोल के देख लीजिएगा। पर्यावरण निम्नीकरण का मतलब होता है जब पर्यावरण का, जानते हैं, पूरा चक्र प्रभावित हो जाए। जब इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है तो उसे निम्नीकरण कहा जाता है। और प्रदूषण तो पर्यावरण में गंदगी की मात्रा का बढ़ना है। प्रदूषण का मतलब पर्यावरण में पॉल्यूशन का मतलब अनवांटेड चीज़ों का बढ़ जाना। हमने आपको बताया भी था कि प्रदूषण क्या है, एनी अनवांटेड चेंज, कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है प्राकृतिक चक्र का प्रभावित होना। कैसे पता चलता है ये भी लिखवाया था आपको, कि जैसे पेड़ पौधों जंतुओं का विलुप्त होना। पूरा वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, सारा उसमें बताया गया है। पुष्कर प्रकाश रिवीजन जरूर करें, नहीं तो पता चलेगा जो पढ़ाया गया लगेगा वही नहीं हुआ है। तो इससे प्रदूषण बढ़ता है और प्रकृति के क्षरण को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, इससे जानते हैं जब जनसंख्या बढ़ती है तो सब तक शिक्षा, ऐसे तो हमने पॉइंट लिखवा दिया कि मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा को अलग से हाईलाइट किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आप उपलब्ध नहीं करा पाते तो क्या होता है, एक तो मानसिक विकास प्रभावित होता है, दूसरा शारीरिक विकास, तो फिर रोग बढ़ते हैं। और मानसिक विकास से दुनिया में, समाज में अनेक चुनौती आएगी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, है कि नहीं। ऐसे जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा एवं स्वास्थ्य
शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब ये जब चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, शिक्षा के चुनौतीपूर्ण होने से, अगर शिक्षा नहीं पहुंच पाई, शिक्षा के नहीं पहुंचने से क्या होगा, शिक्षा के नहीं पहुंचने से अपने लोग ही बुरे लगने लगेंगे। शिक्षा का जब ठीक से पहुंचाव नहीं होता तो अपने लोगों में ही लगेगा कि अलग अलग जातियां, सो जातिवाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा, धर्म के बीच में विभेद, बहुत तरीके की। ठीक है, शिक्षा के नहीं पहुंचने से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। जब शिक्षित हो जाएंगे तो पता चलेगा ये अपना भाई है, जो तमिल बोलता है वो भी भाई है, जो मलयालम बोलता है वो भी भाई है, किसी भी जाति का आदमी भारतीय है तो अपना भाई है कि नहीं, अपने परिवार का है, ऐसा महसूस होता है। शिक्षा आपको उदार बनाती है, शिक्षा आपको व्यापक बनाती है, समस्त सृष्टि को अपने परिवार जैसा जानते महसूस करवाती। तो भाषावाद, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद, हिंसा, अपराध, या बहन बेटियों, आप देखते हैं बेटियों के साथ छेड़खानी, अनेक घटनाएं क्यों होती हैं, जब अपना भाव नहीं हो पाता, उस तरीके की हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते। और इसी तरीके से स्वास्थ्य में क्या होगा, अगर ये नहीं पहुंच पाया, स्वास्थ्य के नहीं पहुंचने से, स्वास्थ्य के नहीं पहुंचने से क्या होगा, बहुत तरीके की महामारी, रोग, फिर महामारी, रोग, है कि नहीं, संक्रामक रोग, ये सब बढ़ेगा आदि, ये सब बढ़ता है जी। हाँ, सारा शिक्षा नहीं होगी तो नस्लवाद भी होगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज और जान लें, जब जनसंख्या बढ़ती है तो पूंजी का निर्माण हतोत्साहित होता है। तो आप आवश्यक चीज उपलब्ध कराने में ही संसाधन लगाते रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान, तो सड़क कब बनेगी, कब हवाई अड्डा बनेगा, कब जो है रेलवे और बहुत सारी चीज़ों का विकास कैसे होगा। तो 12वां पॉइंट, जनसंख्या बढ़ने से पूंजी निर्माण हतोत्साहित होता है। जनसंख्या बढ़ने से पूंजी निर्माण हतोत्साहित होता है, पूंजी निर्माण हतोत्साहित होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हतोत्साहित होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि पैसा तमाम दूसरी चीजों में लगने लगता है। अब सड़क बनाना, रेलवे बनाना, बंदरगाह बनाना, हवाई अड्डा बनाना, या बिजली का, ऐसे बहुत सारी, या तकनीकी का, ये सब प्रसार जानते प्रभावित होता है। नोट कर लें। और जनसंख्या बढ़ने के नाते पूरी दुनिया में जानते हैं तमगा हमारे ऊपर लग जाता है कि पृथ्वी के ऊपर हम दबाव बना, पृथ्वी के ऊपर अल्प विकसित देश के नाते चुनौतियां हैं। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 12वां पॉइंट, जनसंख्या बढ़ने के ही कारण अल्प विकसित देशों के समूह में आ जाने का दबाव बनता है, गरीब देश माना जाता है।
जनसंख्या बढ़ने से वैश्विक स्तर पर समस्याओं के लिए माना जाता है यही देश जिम्मेदार है जो इनके पास जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या बढ़ने से वैश्विक स्तर पर हर समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आना पड़ता है और अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आना पड़ता है। जनसंख्या बढ़ने से वैश्विक स्तर पर हर समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और अल्प विकसित देशों के श्रेणी में आना पड़ता है। अल्प विकसित देशों के श्रेणी में आना पड़ता है। अल्प विकसित देशों के श्रेणी में आना पड़ता है। नए लाइन से इन सभी कारणों से बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में बाधक है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन इतना से काफी है। लिख लेंगे कि इन सभी कारणों से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक है। इन सभी कारणों से देखा जा सकता है सब्सिडी मिलता है तो उसके लिए दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा ना कि जनसंख्या विकास में बाधक नहीं है। अविनाश रंजन, उसके लिए तो हमने दूसरा पॉइंट बनाया है ना, ये जनसंख्या वृद्धि साबित करना है कि विकास में बाधक है। इन सभी कारणों से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक है। तो ये देखिए हमने बताया कि क्या जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक है, तो पक्ष में तर्क दिया। अब देना है कि नहीं विकास में बाधक नहीं है। बी पार्ट विपक्ष में तर्क और इसमें बात करना है कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक नहीं है कि नहीं। तो विपक्ष में तर्क देना है। अब जरा ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब बात करना है कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक नहीं है। पहला पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक नहीं है, ये साबित करना है कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे, वास्तव में भी जनसंख्या वृद्धि से विकास नहीं हुआ है ये कहना जानते हैं बहुत ही गलत है। आप कहेंगे क्यों गलत है? तो अफ्रीका के तमाम देश हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। पूरी अफ्रीका की जनसंख्या 50-55 करोड़ मिला के है, पूरी अफ्रीका महाद्वीप का। तो वो क्यों पीछे रह गया वहाँ जब जनसंख्या नहीं ज़्यादा है? दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश वो क्यों अल्प विकसित रह गए? अगर जनसंख्या विकास में बाधक है तो वो क्यों रह गए अल्प विकसित? जैसे देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप के देश क्यों पीछे? इनकी जनसंख्या ज़्यादा है नहीं, इसमें एक आध देशों को छोड़ दीजिए तो किसी की जनसंख्या जानते ज़्यादा नहीं। और जनसंख्या ज़्यादा और कम तो संसाधन की तुलना में कहा जाता है ना। तो इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जनसंख्या उसकी तुलना में कम है। जैसे ब्राज़ील है, वहाँ जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा है, वो क्यों अल्प विकसित हुआ बताइए?
वो क्यों नहीं विकसित हो पाया? या ये इनको देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका के देश, तो यही विकसित हो लिए होते। यहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं है ना। अब इसमें जानते 54 देश हैं, ये 54 देश है, इसमें एक भी देश क्यों नहीं विकसित हुआ? और इसमें 13 देश है, मतलब टोटल 14 देश है। चलिए मैं 13 लिखता हूँ, एक द्वीपीय देश है। अब ये क्यों पिछड़े हैं? आखिर ये देश क्यों पिछड़े हैं जब इनके पास तो जनसंख्या बहुत कम है? इन महाद्वीपों में आने वाले महाद्वीपों में आने वाले देशों, महाद्वीपों में आने वाले देशों में जनसंख्या कम है। तो ये क्यों पिछड़े हैं? आपसे सवाल भी मैं कर रहा हूं और समझाने के लिए एक व्यू भी दिया जा रहा है। तो ये क्यों पिछड़े हैं? क्यों पिछड़े हैं? क्यों अल्प विकसित है? क्यों गरीब है? इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि खाली जनसंख्या बढ़ने से जो है आर्थिक विकास नहीं होता है। ये कहना एक तरीके से अन्यायपूर्ण है। जिनकी जनसंख्या कम है उनका भी तो विकास नहीं हुआ है। खाली भारत ही थोड़ी अल्प विकसित देश है। 254 देश हैं दुनिया में, 38 देश हटा दीजिए, सारे अल्प विकसित हैं। तो केवल जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास नहीं होता है, ये सरासर गलत है। ये जानते हैं कहीं से भी सही नहीं है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास बाधित होता है। यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि कम जनसंख्या वाले देश भी अल्प विकसित और गरीब हैं। क्योंकि कम जनसंख्या वाले देश भी अल्प विकसित एवं गरीब हैं। जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, जैसे अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका, पूरा लैटिन अमेरिका भी लिखा जा सकता है। लैटिन अमेरिका में ये भी आता है मध्य अमेरिका वाला भाग। तो चलिए दो ही एग्जांपल देता हूं। टेरा डेल फ्यूगो ब्राजील का टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, टेरा डेल फ्यूगो जानते हैं, अर्जेंटीना और चिली दोनों का पार्ट, गरीब देश है। जैसे अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के देश। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कम जनसंख्या वाले देश भी अल्प विकसित और गरीब हैं, और बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, कई देशों में कम जनसंख्या के कारण ही उनका संसाधन यूटिलाइज्ड नहीं हो पा रहा है। अर्जेंटीना को देखिए, ब्राजील को देखिए, जनसंख्या कम है और जमीन ज़्यादा है, खेती करने वाला आदमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो चलिए मान लीजिए विकसित हो गया, लेकिन बहुत जितना जमीन है खेती करने वाला आदमी नहीं। तो ये भी बड़ा अजीब लगता है। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या अधिक होने से चुनौती बताई जाती है, लेकिन जनसंख्या कम होने से भी तो चुनौती है। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि से केवल चुनौती नहीं है, बल्कि जनसंख्या
कम होने से भी चुनौती होती है, चुनौती होती है। तो ये नहीं कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है, जनसंख्या कम भी तो आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। क्या आप सहमत हैं? सहमत है तो डन लिखे। बल्कि जनसंख्या कम होने से भी चुनौती होती है, जैसे कृषि भूमि का उपयोग नहीं हो पाता, कृषि भूमि का उपयोग नहीं हो पाता, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता। अरे भैया, सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका महाद्वीप का है, वहां क्यों नहीं जानते? हो जाता सारा, है कि नहीं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, ऐसे बहुत सारी चीज का। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अब लिखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, जो अधिक जनसंख्या वृद्धि को मुद्दा जानते कौन बनाता है? जनसंख्या वृद्धि को मुद्दा विकसित देश बनाते हैं, ताकि अपनी गलतियों को छिपाया जा सके। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण किया है। विकसित देशों ने, यूरोप के देशों ने, अमेरिका जैसे तमाम देशों ने, जानते हैं, दुनिया के देशों में या तो उपनिवेश बनाया या तो नव उपनिवेश बनाया। वो अपने शोषण को छिपाना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए भारत में जनसंख्या वृद्धि से समस्या है, तो आज़ादी के पहले तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी ना? तब क्यों भारत अल्पविकसित था जब अंग्रेज शासन कर रहे थे? चलिए मैं कहता हूं कि 1858 में अंग्रेजों ने सीधे हमारे यहाँ शासन किया, तो 1860 में, 1865 में, 1885 में, 1890 में क्यों भारत को विकसित नहीं बना दिया? तब तो जनसंख्या कम थी ना, तब क्यों विकसित नहीं बना दिया? अरे तुम शोषण कर रहे थे, तुम उपनिवेश बना करके संसाधन लूट रहे थे, इस नाते समस्या आई है आर्थिक विकास में। खाली जनसंख्या बढ़ने से समस्या नहीं आई है, खाली जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि आपने लूटा है। भारत के सारे संसाधन को लूट करके, ऐसे दुनिया के तमाम देशों के संसाधन को लूट करके आप यूरोप में ले गए, आप इंग्लैंड में ले गए, उससे गरीबी आई है, उससे आर्थिक विकास हतोत्साहित हुआ है। तो पूरा सच बोलिए, है कि नहीं? नव उपनिवेश का मतलब संधि समझौते करके, नव उपनिवेश का मतलब होता है व्यापारिक संधि समझौता, WTO का प्रयोग करके। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, विकसित देश जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के लिए बाधा बताते हैं, ताकि औपनिवेशिक शोषण को ढका जा सके, ताकि औपनिवेशिक शोषण पर पर्दा डाला जा सके, ताकि औपनिवेशिक शोषण को ढका जा सके, ताकि औपनिवेशिक शोषण को ढका जा सके, उपनिवेश और नव उपनिवेश की बुराइयों को जानते छिपाया जा सके। अगला पॉइंट, चौथा, उपनिवेश, नव उपनिवेश की बुराइयों को छिपाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को
आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपनिवेश नव उपनिवेश की बुराइयों को छिपाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी एक बड़ा बिंदु है। अच्छा, आपने अति औद्योगिकरण किया, आपने अति नगरीकरण किया, शहरीकरण किया, पर्यावरण को बर्बाद किया। अब वो छिपाना है तो कहना है जनसंख्या वृद्धि, कि जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, लोग उपला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, इसलिए पर्यावरण खराब हो रहा। अरे मेरे भाई, आपने औद्योगिकरण किया, विकसित देशों द्वारा अति औद्योगिकरण, अति शहरीकरण, अति उपभोक्तावाद से प्रकृति का, पर्यावरण का क्षरण हुआ है। इसको छिपाने के लिए अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को पर्यावरण क्षरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसको छिपाने, विकसित देशों द्वारा इसको छिपाने के लिए, विकसित देशों द्वारा इसे छिपाने के लिए, विकसित देशों द्वारा इसे छिपाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बड़ा जानते इसमें चाल है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि जनसंख्या वृद्धि से जरा भी चुनौती नहीं, लेकिन केवल जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास में बाधा है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अच्छा, दूसरा, वर्तमान में तकनीकी विकास ने साबित कर दिया कि जनसंख्या बढ़ने के बाद भी हम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति कर सकते हैं और संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से जानते हैं संसाधन कम रह जाएंगे, यह भी अब सत्य नहीं है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी नहीं होती है, बल्कि तकनीकी खोज को, शोध को, अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, नए नए विकल्प प्राप्त होते हैं। बल्कि नए तकनीकी खोज, नए तकनीकी अनुसंधान, नवाचार आदि को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियां परेशानी नहीं है, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती। नवाचार आदि को बढ़ावा मिलता है। जैसे संकर बीज हाइब्रिड सीड, जैसे हाइब्रिड सीड के खोज से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा, खाद्यान्न उत्पादन को
बढ़ावा, अनेक तकनीकी से नए संसाधनों की खोज, तकनीकी से नए, प्लास्टिक कैसे आया, या तमाम और जानते हैं बहुत सारे मैन मेड मटेरियल हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल कहाँ से आए हैं, तकनीकी ने नए संसाधन पैदा किए, तकनीकी से नए संसाधन पैदा होते, संसाधन पैदा होते। है कि नहीं, अब नए लाइन से लिखे, इन सभी कारणों से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि अल्प विकास के लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार से देखा जा सकता है, इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के बजाय अन्य कारण भी आर्थिक विकास के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः केवल जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के लिए बाधा कहना न्यायपूर्ण नहीं है। अतः केवल जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के लिए बाधा कहना न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। तो ये प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए पूछा जाए क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, तो आप दोनों पक्ष को दिखाएंगे, है कि नहीं। या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक नहीं है या है, ऐसे सवाल को जानते हैं जो है, जैसे क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, तो ये अपने पक्ष और विपक्ष में जानते हैं, इस तरीके से तर्क प्रस्तुत कर दिया। तो ये सबका हो गया, सबको समझ में आ गया। अब डन लिखेंगे तो मैं दूसरे वाले, अब जनसंख्या वृद्धि को जानते हैं एक संसाधन के रूप में भी देखा जा रहा है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। अब क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, ये एक अलग मुद्दा है, बी पॉइंट। बी, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक है, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक है। बहुत अच्छा, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक है। अब ये पॉजिटिव नजरिया है इसको देखने का, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक है। अब जरा ध्यान दें, देखिए
जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक होने के जानते हैं, पक्ष में बिंदु देना पड़ेगा कि आखिर कैसे सहायक है। पहली बात, अधिक जनसंख्या होने से जानते हैं आपके पास अधिक मानव संसाधन होते हैं। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक वर्कफोर्स होता है, अधिक कार्यबल होता है, अधिक कार्यबल होता है, वर्कफोर्स होता है, अधिक कार्यबल होता है। दूसरा, अधिक जनसंख्या होने से सेवा क्षेत्र में पूरे विश्व के सेवा क्षेत्र पर कब्जा किया जा सकता है। अधिक जनसंख्या होने से पूरी दुनिया के सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, पूरी दुनिया के सेवा क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र के आपूर्ति, सेवा क्षेत्र के आपूर्ति, जैसे चीन के पास वस्तु है तो वस्तु से ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने कब्जे में ले लिया है, तो हम जनसंख्या वृद्धि या जिसके पास भी जनसंख्या वृद्धि ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करता है, सेवा क्षेत्र के आपूर्ति, अधिक जनसंख्या होने से पूरी दुनिया के सेवा क्षेत्र के आपूर्ति श्रृंखला को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट वही जो आप सुनते हैं कि भारत को पूरी दुनिया के मानव संसाधन के बैक ऑफिस के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत को पूरी दुनिया में मानव संसाधन के घर के रूप में, मानव संसाधन के घर के रूप में पहचान दिलाई जा सकती है। पूरी दुनिया के मानव संसाधन के घर के रूप में, पूरी दुनिया के मानव संसाधन, पूरी दुनिया के मानव संसाधन के घर के रूप में पहचान दिलाई जा सकती है। पूरी दुनिया के मानव संसाधन के घर के रूप में पहचान दिलाई जा सकती है। घर के रूप में पहचान दिलाई जा सकती है। अच्छा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा विचार होंगे, उतना नवाचार की संभावना होती, उतने स्टार्टअप हो सकते हैं, शोध अनुसंधान। तो अधिक जनसंख्या होने से अधिक विचार, सोच, नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। स्टार्टअप क्रांति हो सकती है, नए नए विचारों की क्रांति। कोई स्टार्टअप क्रांति करने वाला बहुत बड़े बड़े घर के लोग नहीं है, सामान्य घरों के लोग हैं। देखिए, अभाव में ही विचार पैदा होते हैं, और डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला कि पढ़े लिखे लोगों के पास घिसे पिटे आइडिया होते हैं और कम पढ़े लिखे लोगों के पास नए आइडियाज़ होते हैं।
ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होते, कम पढ़े लिखे लोगों के पास ज़्यादा आइडिया होते। अभाव से ही जानते हैं विचार और सोच। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन कैसे खोजा? अपनी माँ को देख रहा था कि भोजन पका रही, केतली उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है। तो जानते अभाव में ही नए विचार पैदा होते हैं। अभाव में नए विचार पैदा होते, प्रभाव में नहीं। जिसको सर्दी नहीं लग रही होगी उसको क्या विचार हो, नींद ले रहा होगा। लेकिन जिसको सर्दी लग रही होगी 10 तरीके से सोचेगा कैसे इसको रोका जाए बिना कपड़े के, बिना वैसे, है कि नहीं। अभाव में नए विचार पैदा होते, नए विचार पैदा होते हैं। अभाव में नए विचार पैदा होते हैं। गरीबों के पास नए आइडियाज होते हैं। गरीब व्यक्तियों के पास, गरीब व्यक्तियों के पास नए आइडियाज होते हैं। गरीब व्यक्तियों के पास नए आइडियाज होते हैं। गरीब व्यक्तियों के पास नए आइडियाज होते हैं। गरीब व्यक्ति के पास नए आइडियाज होते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति उतना आइडियाज नहीं रखता। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है, नहीं तो अल्प उपयोग होगा जब मांग ही नहीं होगी। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग। कभी गरीब व्यक्ति के घर जाइए, पता चल जाएगा एक ही रजाई में 3 लोग सोए हुए हैं। अधिकतम यूटिलाइजेशन है। एक ही कमरे में जानते सब लोग जीवन गुजार रहे हैं। संसाधनों का बहुत बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ती है, बाजार के विस्तार को। जनसंख्या बढ़ने से मांग को, डिमांड को बढ़ावा मिलता है। तो इससे उद्योगों का, सेवा का, सब चीज का विस्तार होता है। बिना डिमांड के क्या औद्योगिक उत्पादन का क्या लाभ होगा। जनसंख्या बढ़ने से मांग को बढ़ावा मिलता है। इससे औद्योगिकरण को, बाजार को, इससे औद्योगिकरण को, बाजार को बढ़ावा मिलता है। इससे औद्योगिकरण को, बाजार को बढ़ावा मिलता है। इससे औद्योगिकरण को, बाजार को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, जनसंख्या अधिक होने से रक्षा सुरक्षा करना भी, सेना पुलिस कैसे बनेगी। जनसंख्या वही कैसे, रूस में दिक्कत है, सेना में ही लोग नहीं जा रहे हैं। जनसंख्या अधिक होने से रक्षा सुरक्षा संभव होती है। रक्षा सुरक्षा संभव होती है, सारी चीज बेहतर हो जाती है। रक्षा सुरक्षा संभव होती है।
अगला पॉइंट लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ने से तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या, बिना तकनीकी के काम नहीं हो पाएगा ना। जनसंख्या बढ़ने से तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या बढ़ने से तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलता है। तो जानते हैं इन सभी कारणों, इन सभी से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि सहायक, हाँ बशर्ते इसके लिए कुछ तैयारी जरूरी है। लिख लीजिए, इन सभी कारणों से देखा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, बशर्ते इसके लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं, बशर्ते बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए कुछ अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती, कुछ अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है। कुछ अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है। कुछ दशाओं की आवश्यकता होती है, जैसे नंबर 1, सरकारी नीतियों का समर्थन। पहले तो सरकार की नीतियों का समर्थन होना चाहिए। दूसरा जानते हैं, आधारभूत संरचना की उपलब्धता। और वो भी आधारभूत संरचना कैसे, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता, प्रशिक्षण एवं कौशल, प्रशिक्षण एवं कौशल की उपलब्धता, वैज्ञानिक नवाचारों, विज्ञान अनुसंधान और नवाचारों के, विज्ञान के अनुसंधान एवं
नवाचारों को प्रोत्साहित करने की नीति। इतना कौशल छिपा हुआ है गरीब लोगों में भी, अगर उसको प्रोत्साहित किया जाए तो सारी चीज़ बेहतर हो सकती है। विज्ञान के अनुसंधान एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली, बिल्कुल प्रभात रंजन, बिल्डिंग में तो है ही है ये। तो विज्ञान के अनुसंधान एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली नीति होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल दोहन की नीति होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल दोहन की नीति। और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच, आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच होना चाहिए। आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच, आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच। ये डॉक्टर कलाम ने ये सारे तर्क जानते दिए थे कि जनसंख्या वृद्धि को वो बुरा नहीं मानते थे। तो इस पॉइंट को भी आसानी से आप लिख ले जाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में कैसे सहायक है, चर्चा कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में कैसे सहायक है, चर्चा कीजिए। तथा जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में सहायक करने के लिए क्या उपाय तथा जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में सहायक बनाने के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं, सुझाव प्रस्तुत कीजिए। पुष्कर कह रहे हैं कि निष्कर्ष में क्या दे सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष में ध्यान से सुनेंगे, निष्कर्ष में भारत और चीन को एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि ठीक है, आप ये लिखेंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से अनेक चुनौतियां होती हैं, लेकिन वही जनसंख्या वृद्धि चीन और भारत के लिए 21वीं सदी में ताकत बन रही है। जहां चीन अपने अत्यधिक जनसंख्या से कुशल श्रमिकों के माध्यम से पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर प्रभाव डाल चुका है, वहीं भारत के मानव संसाधनों का पूरी दुनिया में वितरण हो चुका है और सबसे अधिक रेमिटेंस भारत को प्राप्त हो रहा है। भारत और चीन का ही एग्जाम्पल देंगे और कहीं का एग्जाम्पल आ रही, भाई जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए आज बाधा थोड़ी है, यही जनसंख्या वृद्धि है जो दुनिया के अनेक देशों में हम कब्जा कर रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ नहीं, खाड़ी के देशों में। खाड़ी के देशों में जाएंगे तो लगेगा अपना देश है। लंदन में जानते हैं इक्के दुक्के अंग्रेज दिखते हैं, आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा, लंदन में जानते हैं, लंदन में 56% जानते हैं एशियाई, मतलब दक्षिणी एशियाई रहते हैं, दक्षिणी एशियाई। अब दक्षिणी एशियाई का मतलब यही भारत, पाकिस्तान, एक तरीके से भारतीय ही है,
भारत पाकिस्तान और जानते हैं ये इसके बांग्लादेश के लोग। अब इसमें भी लगभग अराउंड 48% भारतीय है। भारतीय लंदन में जानते इतना भारतीय है। और इसके अलावा यूरोप के लोग भी लंदन में रहते हैं। तो लंदन के लोग, ब्रिटेन के लोग इक्के दुक्के रहते हैं। लंदन की सड़कों पे सुबह अगर मॉर्निंग वॉक किया जाए, कई बार मैंने भी वहाँ पे टहलते हुए देखा है कि भारतीय ही ज़्यादा दिखते हैं, अंग्रेज कम दिखते हैं। कई इलाके में साउथ लंदन में तो बहुत जानते लगता है जैसे कहीं दिल्ली वगैरह में टहल रहे हैं, मुंबई में, बंगलुरु में। ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, मैंने स्वयं महसूस किया लंदन में रहते हुए या वहाँ टहलते हुए कि साउथ लंदन का जो इलाका है वहाँ तो लगता ही नहीं कि जानते हैं हम भारत से बाहर। हाँ, थोड़ा सुविधा ज़्यादा लगती है, सड़क वगैरह अच्छा लगता है। लास्ट में वही होगा ना, सबसे पहले अंग्रेज हर चीज़ में जन्म संग्रह की बात करते थे ना, कहते थे उसको मिलाइए जन्म संग्रह करके। बाद में जन्म संग्रह होगा तो अमेरिका, चाइना, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ही हमारे पक्ष में आने लगेगा। घबराइए नहीं, वो दिन दूर नहीं है। अब वो लोग वीजा नियम कठिन बना रहे हैं ताकि हमारी संख्या कम हो पाए, लेकिन धीरे धीरे जानते हैं स्थिति वही आने वाली है। तो ये क्वेश्चन सब लोग कर ले जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इकोनॉमी में जानते हैं, इकोनॉमी में वो सब चीज़ नहीं पूछी जाती कि जो है परिवार नियोजन के उपाय क्या है, ये वो जानते। परिवार नियोजन के उपाय और जनसंख्या वृद्धि को समस्या वो सब जानते हैं। अब उतना प्रशासन के लिए मुद्दा बड़ा नहीं रह गया। यद्यपि अभी भी बिहार, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, लेकिन जनसंख्या को नकारात्मक रूप में देखना तो जानते हैं जनसंख्या। अब देखिए, अब हेडिंग डालिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन। थोड़ा 10 मिनट इस पे भी बोल देते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन। अब देखिए, भारत में जनसंख्या को जानते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 चरणों में बांटा गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की चरण फटाफट लिख लें ताकि कहीं से अगर कोई ये पॉइंट जोड़ा जाता है तो उसको आप जानते रहें। पहला है स्थिर जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या का चरण 1901 से 1921, ये स्थिर जनसंख्या का चरण था। फिर सतत वृद्धि, जनसंख्या में सतत वृद्धि का चरण, सतत वृद्धि का चरण। जनसंख्या में सतत वृद्धि का चरण, जनसंख्या में सतत वृद्धि का चरण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण। इसी नाते इसमें परिवार नियोजन के कार्यक्रम और ये सब चलाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण। और चौथा, जनसंख्या में धीमी वृद्धि, जनसंख्या में धीमी वृद्धि का चरण, धीमी वृद्धि का चरण 1981 से अभी तक, 1981 से अभी तक। अब देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का जब चरण आया तो यहीं से परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू किए गए।
तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का चरण ये 1951 से 1981 के बीच रहा, और इसी बीच में जानते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी बीच में परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी बीच में परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू किए गए। तो 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की घोषणा की गई। 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की घोषणा की गई और 1953 से परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। 1953 से परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। 1953 से परिवार नियोजन की शुरुआत, और इसी में नारा दिया गया कि 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे। 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे। 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे, ये पहला परिवार में। फिर इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बहुत तीव्र किया गया। 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे, क्योंकि पहले 8-10 बच्चे होते थे। तो 1953 में नारा दिया गया 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे। 2-3 बच्चे उसी में सुख सच्चे, ये नारा दिया गया ताकि जनसंख्या को लोग कम करें। 1974 में जब 5th 5 ईयर प्लान आया तो इसी में संजय गांधी ने हम दो हमारे दो, इसी में हम दो हमारे दो का नारा दिया गया। और बाद में नसबंदी पर बहुत हम दो हमारे दो। अब इसमें जानते हैं जनसंख्या में वृद्धि को बहुत हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। अर्थदंड, धन संबंधी प्रोत्साहन, गर्भपात, इसमें जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के कड़े उपाय किए गए। कड़े उपाय, इसी से सरकार बदनाम हुई। संजय गांधी की बदनामी हुई, क्योंकि नसबंदी उन लोगों की करवा दी गई जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो आप सोचिए, तो कड़े उपाय किए गए, जैसे कठोर नसबंदी व्यवस्था को लागू करना, कठोर नसबंदी व्यवस्था को लागू करना। अर्थदंड जानते हैं, लगाना, बाध्यता करना, बाध्यता एवं अर्थदंड, बाध्यता और अर्थदंड। अब इसके बाद देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच,
इसी में 2000 में नई जनसंख्या नीति लाई गई। नई जनसंख्या नीति, और इसमें नारा दिया गया एक ही बच्चा उसी में सुख सच्चा। इसमें नारा दिया गया एक ही बच्चा उसी में सुख सच्चा। एक ही बच्चा उसी में सुख सच्चा। वर्तमान में यही पॉलिसी है, एक ही बच्चा उसी में सुख सच्चा। और 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान में यही एक बच्चे की नीति है, मतलब माता पिता, हस्बैंड वाइफ, माता पिता मतलब दादा दादी, और एक ही बच्चा उसी में सुख सच्चा। और परिवार की परिभाषा में 5 परिवार को परिभाषित कर दिया गया कि परिवार में 5 लोग होते हैं। परिवार की परिभाषा दी गई कि परिवार में 5 लोग होते हैं। परिवार में 5 लोग होते हैं, ये संसद ने परिभाषित किया, होते हैं। 5 लोग में कौन? दादा दादी, माता पिता, एक बच्चा। एक बच्चा वर्तमान में जानते यही संदर्भ चल रहा है। तो इसको भी जानते, जहां कहीं जोड़ने की बात होगी वहां जोड़ देंगे। वैसे अब परिवार नियोजन से जुड़ी चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के जानते फेज में चले गए और जननांकी लाभांश प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए उस पर प्रयास करें। तो आपका देखिए सारा टॉपिक खत्म हो गया। तो इकोनॉमी का क्लास पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भिड़ेंगे आज कल, कोशिश करेंगे आज या कल तक, नहीं तो परसों तक उसको भी खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया, कृषि, उद्योग, आयोजन, समावेशी विकास, मानव विकास, आर्थिक सुधार, गरीबी, बेरोजगारी, WTO एवं भारत, सब्सिडी, और करंट से सारी चीज को जोड़ते हुए, और जननांकिकी। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। इसमें जो है हमने वहाँ हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं वही वार नोट्स होता है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनना होता है वही वार, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आने की संभावना है, WTO से संबंधित एक प्रश्न आने की संभावना, कृषि में जानते प्रश्न आने की संभावना, बागवानी मैंने आपको बताया था कि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से जानते क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जहाँ जहाँ हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है वो वार नोट्स हो गया। वार नोट्स का मतलब इस वर्ष जो आने वाले प्रश्न हैं उनका रिवीजन और प्रैक्टिस। तो अब इकोनॉमी हम लोगों की खत्म हो गई। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनेंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूंकि अभी 10 बजे से दीपक सर की क्लास है, फिर आपके बिहार की करंट अफेयर की क्लास है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास 1:30 बजे से शुरू करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास जानते 1:30 बजे से होगी। तो इसी क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो मैं बाद में जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा दूं, उसके बाद दोनों का लिखवा देंगे,
वो क्वेश्चन रिवाइज, वैसे तो मैं लिखवाते हुए आ रहा हूँ लगातार जो जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं लास्ट में 10-15 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन सीधे आने की संभावना वो लिखवा देंगे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमी का पार्ट फिनिश हो गया, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे और आज शाम में ही जानते हैं ज्योग्राफी का जो 8-9 क्लास है, वैसे 5 ही टॉपिक है, 6-7 क्लास में भी हो सकता है, 8 क्लास में भी हो सकता है, तो 2-3 दिनों में हम लोग सारा खत्म कर लेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप 10 बजे वाली दीपक सर की क्लास करिए, इस बीच में चाय पानी पी लीजिए, पुनः जो है बिहार का करंट अफेयर का जो पार्ट चल रहा है वो करिए, फिर 1:30 बजे आपसे मिल